अध्याय 3 धारा 4। हम हर कीमत पर अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए पक्के इरादे वाले हैं। क्योंकि इंसान की ईमानदारी पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए यह असूल की भरोसा जगाने से ज़्यादा डर पैदा करना जरूरी है। शायद गलत नहीं होगा अगर हम ऐसी कुदरत में जी रहे हैं होते। हर इंसान को अपनी रक्षा खुद करनी होती और सीधे अपने हक खुद ही बनाए रखने होते। लेकिन सभ्य ज़िंदगी में जहाँ सरकार हमारे इंसान और प्रॉपर्टी की सुरक्षा का काम करती है, यह नियम अब लागू नहीं होता। यह उस जमाने के किलों और वॉच टावरों की तरह है। जब ताकत का बोलबाला था, तब बेकार और वीरान चीज़ बनकर खड़ा है। अच्छी तरह से जोते हुए खेतों और आम सड़कों या यहाँ तक कि रेलवे के बीच। इसलिए नाइटली ओनर का इस्तेमाल, जो अभी भी इस प्रिंसिपल को मानता है, पर्सनल असोल्ट के उन मामलों तक ही सीमित है जिनमें कानून के हाथों बहुत कम सज़ा मिलती है या बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि ये सिर्फ छोटी मोटी गलतियां होती हैं जो कभी कभी सिर्फ मजाक में की जाती हैं। इस सिद्धांत के इस सीमित इस्तेमाल का नतीजा यह हुआ कि इसने इंसान की कीमत के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत रखने की मजबूर कर दिया। एक ऐसा सम्मान जो इंसान के नेचर, बनावट या किस्मत से बिल्कुल अलग है, जिसे इसने एक तरह की पवित्रता बना दिया। और जब यह मानता है कि राज्य ने ऐसी छोटी मोटी चोटों के लिए बहुत कम सजा दी है, तो यह हमलावर को जान से मारकर या उसके शरीर के अंगों को मारकर उन्हें सजा देने का काम अपने ऊपर ले लेता है। यह पूरी बात साफ तौर पर बहुत ज़्यादा घमंड पर टिकी है, जो यह पूरी तरह भूल कर कि इंसान क्या असल में क्या है। दावा करता है कि वह हर तरह के मामले में हर तरह के हमले या बुराई से बिल्कुल आज़ाद रहेगा। जो लोग इस सिद्धांत को पूरी ताकत से लागू करने का फैसला करते हैं और अपने काम के नियम के तौर पर यह ऐलान करते हैं कि कोई भी मुझे बेइज्जत करेगा या मारेगा, वह मरेगा, क्योंकि उनकी तकलीफ़ों के लिए देश से निकाल देना चाहिए। इस जल्दबाजी वाले घमंड को कम करने के लिए लोगों को हर चीज़ में हार मानने की आदत होती है। अगर दो हिम्मत वाले लोग मिलते और कोई भी हार नहीं मानता, तो ज़रा सी भी बात पर गाली गलौज, फिर हाथापाई, फिर आखिर में जानलेवा हमला हो सकता है। इसलिए बीच के कदमों को छोड़कर तुरंत हथियार उठाने की अपील करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हथियार उठाने की अपनी खास औपचारिकताएं होती हैं, और ये कानून और नियमों का एक सख्त और सटीक सिस्टम बनाए गए हैं जो मिलकर सबसे गंभीर मजाक बनाते हैं। मूर्खता और समर्पित एक रेगुलर सम्मान का मंदिर। दो निडर लोग क्योंकि दो निडर लोग किसी छोटी मोटी बात पर बहस करते हैं, ज़्यादा ज़रूरी मामलों को कानून से निपटाया जाता है। उनमें से एक, जो ज़्यादा चालाक होता है, जाहिर है मान जाएगा और वे अलग राय रखने पर भी राजी हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है, यह इस बात से साबित होता है कि आम लोग, या यूं कहें कि समाज के कई वर्ग, जो नाइटली ओनर के उसूल को नहीं मानते, किसी भी झगड़े को अपने आप से होने देते हैं। इन वर्गों में मर्डर उन लोगों के मुकाबले 100 गुना कम होता है, और वे शायद कुल मिलाकर 1000 से मुश्किल से एक होते हैं जो उस उसूल को मानते हैं। और यहाँ तक कि मारपीट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। फिर यह कहा गया कि अच्छे समाज के तौर तरीके और लिहाजा आखिरकार सम्मान के इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं कि जो अपने डायूल फाइट सिस्टम के साथ जंगलीपन और बदतमीजी के हमलों के खिलाफ एक दीवार के तौर पर बनाया गया है। ऐसा एथेंस, कोरिंथ और रोमन यकीनन अच्छे बल्कि बेहतरीन समाज और ऊंचे दर्जे के तौर तरीके और लहजे का दावा कर सकते थे, बिना किसी नाइटली सम्मान के सहारे के। यह सच है कि पुराने समाज में महिलाओं को वह खास जगह नहीं मिली जो अब मिली है, जब बातचीत फालतू और मामूली हो गई और उस भारी भरकम बातचीत को छोड़ दिया गया जो पुराने लोगों की पहचान थी। इस बदलाव ने जरूर इस ट्रेंड को लाने में बहुत मदद की है जो आजकल अच्छे समाज में देखा जा सकता है, कि किसी भी दूसरे गुण की बजाय पर्सनल हिम्मत को ज़्यादा पसंद किया जाता है। सच तो यह है कि पर्सनल हिम्मत असल में एक बहुत छोटा गुण है, सिर्फ एक साबर्टन की पहचान, एक ऐसा गुण जिसमें हम छोटे जानवरों से भी आगे हैं। वरना आप
लोगों को यह कहते ही नहीं सुनते। शेर कितना बहादुर है। समाज का आधार होने के बजाय नाइटली ओनर आमतौर पर बेईमानी और बुराई के लिए और छोटी मोटी बदतमीजी, लिहाज की कमी और बदतमीजी के लिए भी एक पक्का ठिकाना देता है। बदतमीज बर्ताव को अक्सर चुपचाप नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी इसे सुधारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की परवाह नहीं करता। मैंने जो कहा है उसके बाद यह अजीब नहीं लगेगा कि ड्यूलिंग सिस्टम को ठीक उसी देश में सबसे ज़्यादा खूनी जोश तक ले जाया जाता है जिसका पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाते हैं वे बहुत इज़्ज़तदार नहीं हैं। वह देश अपनी निजी और घरेलू जिंदगी में कैसा है, यह एक सवाल है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छी हो सकती है जिन्हें इस मामले में अनुभव है। उनकी शहरी पहचान और सामाजिक लंबे समय से गायब हो रही है, तो ऐसे बहानों में कोई सच्चाई नहीं है। यह बात ज़्यादा सही तरीके से कही जा सकती है कि जैसे जब आप कुत्ते पर गुर्राते हैं तो वह भी गुर्राता है, जब आप उसे सहलाते हैं वह भी चापलूसी करता है। वैसे ही इंसानों की फितरत होती है कि वे दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से दें और किसी भी तरह के बुरे बर्ताव या नफरत से चिढ़ें और नाराज़ हों। और जैसा कि सिसरो कहते हैं, जलन की धार में कुछ ऐसा होता है कि जो इतना अंदर तक घुस जाता है कि समझदार और काबिल लोग भी उसके घाव को दर्दनाक पाते हैं। और दुनिया में कहीं भी शायद कुछ धार्मिक ग्रुप को छोड़कर कोई बेइज्जती या चोट को शांति से नहीं झेला जाता। और फिर भी दोनों में से किसी के भी बारे में एक नेचुरल नज़रिया किसी भी मामले में जुर्म के हिसाब से सज़ा से ज़्यादा कुछ नहीं मांगेगा। और जो कोई किसी पर झूठ बोलने, बेवकूफ़ी या कायरता का इल्ज़ाम लगाता है उसके लिए मौत को सही सज़ा देने तक कभी नहीं जाएगा। चोट के बदले खून की पुरानी जर्मन थ्योरी बहादुरी के ज़माने का एक घिनौना अंधविश्वास है। और किसी भी हालत में बेइज्जती का गुस्सा बदले से लिया जाता है, न कि किसी ऐसे सम्मान और ड्यूटी के दबाव से जैसे बहादुरी के समर्थक इसे जोड़ना चाहते हैं। सच तो यह है कि जितनी ज़्यादा सच्चाई होगी उतनी ही ज़्यादा बदनामी होगी। और यह साफ है कि किसी असली गलती का जरा सा भी इशारा किसी बहुत बुरे आरोप से कहीं ज़्यादा बुरा लगेगा जो पूरी दुनिया से बेबुनियाद हो। इसलिए एक आदमी जिसे पूरे यकीन है कि उसने उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके लिए उसे बुरा लगे वह इसे बुरा समझ सकता है और ऐसा करने में सुरक्षित रहेगा। सम्मान की थ्योरी वह मांग करती है कि वह एक ऐसी संवेदनशीलता दिखाए जो उसमें नहीं है और उन बेइज्जतियों का खूनी बदला ले जिन्हें वह महसूस नहीं कर सकता। एक आदमी को खुद की काबिलियत के बारे में सिर्फ एक खराब राय होनी चाहिए जो अपने दुश्मन को आंख मारकर अपनी खराब राय को रोकने की जल्दी करता है। अपनी कीमत की सच्ची समझ इंसान को बेइज्जत से सच में बेपरवाह बना देगी। लेकिन अगर वह इससे ज़्यादा नाराज होने से खुद को रोक नहीं पाता तो थोड़ी समझदारी और तहजीब उसे दिखावे से बचने और अपना गुस्सा छिपाने में मदद करेगी। काश वह इज्जत के बारे में इस अंधविश्वास से छुटकारा पा सके। मेरा मतलब है यह सोच कि जब आपकी बेइज्जती होती है तो यह गायब हो जाती है और बेइज्जती का बदला लेकर इसे वापस पाया जा सकता है। काश हम लोगों को यह सोचने से रोक पाते कि गलत, बेरहमी और बदतमीजी को खुशी देने यानी लड़ने की तैयारी दिखाकर कानून बनाया जा सकता है। इसके बचाव में हम सब जल्दी ही इस आम राय पर पहुंच जाएंगे कि बेइज्जती और बुराई एक लड़ाई की तरह है जिसमें हारने वाला जीतता है। और जैसा कि विंसेंट विंसे विंसेंजो मोंटी कहते हैं, गाली गलौज चर्च जुलूस जैसी होती है क्योंकि यह हमेशा उसी तरह लौटती है जहां से शुरू होती है। अगर हम लोगों की बेइज्जती को इस अगर हम लोगों की इस बेइज्जती को इस नगर से देखने के लिए राजी कर सकें तो हमें यह साबित करने के लिए कुछ बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम सही हैं। अब बदकिस्मती से अगर हम किसी भी सवाल को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यही सोचना होगा कि क्या यह किसी बेवकूफ़ को किसी न किसी तरह से नाराज़ तो नहीं करेगा जो आमतौर पर समझदारी के मामूली से संकेत पर भी डर और गुस्सा दिखाता है। और यह आसानी से हो सकता है कि जिस दिमाग में समझदारी भरी है,
समझदारी भरी नज़र है। उसे उस नूडल के सामने खड़ा होना पड़े जिसमें संकीर्णता और बेवकूफ़ी के अलावा कुछ कुछ भी नहीं है। अगर यह सब खत्म हो जाए तो बौद्धिक श्रेष्ठता समाज में वह मुख्य जगह ले सकती है जो उसकी हकदार है। एक ऐसी जगह जो अब हालांकि लोग इसे मानना पसंद नहीं करते, सिर्फ शारीरिक बनावट की वजह से, असल में सिर्फ लड़ाई की हिम्मत से ली गई है। और ऐसे बदलाव का नेचुरल असर यह होगा कि सबसे अच्छे लोगों के पास समाज से अलग होने की एक वजह कम होगी। इससे असली तहजीब और सच में अच्छे समाज की शुरुआत का रास्ता खुलेगा, जैसा कि एथेंस, कोरिंथ और रोम में बेशक था। अगर कोई मेरी बात का अच्छा उदाहरण देखना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि वह जेनोफोन की बैंक्वेट पढ़े। नाइटली ओनर के बचाव में आखिरी तर्क बेशक यह है कि अगर यह न होता तो दुनिया बहुत बुरा बुरा ख्याल एक रेगुलर बेयर गार्डन होती, जिसका मैं शॉर्ट में जवाब दे सकता हूँ कि 1000 में से 999 जो कोड को नहीं मानते उन्हें अक्सर बिना किसी जानलेवा नतीजा के वार दिया और खाया है, जबकि कोड को मानने वालों के बीच एक वार का मतलब आमतौर पर किसी एक पार्टी के लिए मौत होता है। लेकिन मुझे इस तर्क को और करीब से देखने दो। मैंने अक्सर कोई पुख्ता या कम से कम प्रशंसनीय आधार खोजने की कोशिश की है, सिर्फ एक आम वजह के अलावा कुछ अच्छे कारण, यानी इस पक्के यकीन के लिए कि इंसान का एक हिस्सा मानता है कि चोट बहुत भयानक चीज़ है। लेकिन मैंने इसे बेकार में खोजा है, चाहे जानवरों में या इंसानी स्वभाव के समझदार पहलुओं में। चोट है और हमेशा रहेगी। यह एक मामूली शारीरिक चोट हो सकती है जो एक आदमी दूसरे को दे सकता है। इससे यह साबित होता है कि वह ताकत या हुनर में बेहतर है, या यह है कि वह उसका दुश्मन बेखबर है। एनालिसिस से हम यह आगे नहीं बढ़ेंगे। वही योद्धा जो इंसान के हाथ से लगे वार को सबसे बड़ी बुराई मानता है, अगर उसे अपने घोड़े से 10 गुना ज़्यादा जोरदार वार मिले तो वह आपको यकीन दिलाएगा, जब वह दबे हुए दर्द में लंगड़ाता हुआ चला जाएगा, कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं सोचने लगा हूँ कि यह इंसान का हाथ है जो इस शरारत की जड़ है, और फिर भी एक लड़ाई में योद्धा को उसी हाथ से कट और गुस्से लग सकते हैं, और फिर भी वह आपको यकीन दिलाएगा कि उसके घाव बताने लायक नहीं है। अब मैंने सुना कि तलवार के अगले हिस्से से लगा वार किसी भी तरह के डंडे के वार जितना बुरा नहीं है होता, और यह कि कुछ समय पहले कैडेट्स को एक से सजा मिल सकती थी, दूसरे को नहीं। और सबसे बड़ा सम्मान है। ये बस यही साइकोलॉजिकल या नैतिक आधार है जो मुझे मिल सकता है, और इसलिए मेरे पास इस पूरी बात को एक पुराना अंधविश्वास कहने के अलावा कुछ नहीं बचा है, जो गहरी जड़ें जुमा चुका है। और यह उन कई कारणों के उदाहरणों में से एक है जो परंपरा की ताकत दिखाते हैं। मेरी बात इस जानी मानी बात से पक्की होती है कि चीन में आम लोगों और यहाँ तक कि हर वर्ग के अधिकारियों को बांस से पीटना एक बहुत आम सजा है। इससे यह पता चलता है कि इंसानी फितरत एक बहुत सभ्य देश में भी और चीन में एक जैसी नहीं चलती। इसके उलट इंसानी फितरत को बिना किसी भेदभाव के देखने पर यह पता चलता है कि इंसान का मारना पीटना उतना ही नेचुरल जितना जंगली जानवरों का काटना और टुकड़े टुकड़े करना, या सींग वाले जानवरों का टक्कर मारना या धक्का देना। इंसान को वह जानवर कहा जा सकता है जो मारता है। इसलिए यह सुनना कि एक आदमी ने दूसरे को काटा, जैसा कि हम कभी कभी सुनते हैं, चीज़ों की सही होने पर हमारी समझ के लिए बुरा है। दूसरी ओर उसके लिए मार खाना या मारना एक नेचुरल और रोज़ की बात है। यह काफ़ी समझ में आता है कि जैसे जैसे हम पढ़े लिखे होते जाते हैं, हम आपसी रोक टोक के सिस्टम से मारपीट से खुश होते हैं, लेकिन किसी देश या एक खास तबके को यह मजबूर करना कि वह मारपीट को एक बहुत बड़ी मुसीबत समझे, इसके नतीजे में मौत और कत्ल होना ही चाहिए, एक बेरहमी है। दुनिया में इतनी सारी असली बुराइयां हैं कि हम उन्हें मनगढ़ंत मुसीबतों में नहीं बढ़ा सकते, इसलिए असली बुराइयां भी उनके साथ आ जाती। फिर भी यह अंधविश्वास का सटीक असर है जो इस तरह खुद को एक ही समय में बेवकूफ़ी भरा और बुरा साबित करता है। मुझे नहीं लगता कि सरकारों और कानूनी संस्थाओं को सिविल या मिलिट्री लाइफ में कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म करने की कोशिश करके ऐसी बेवकूफ़ी को बढ़ावा देना समझदारी है।
उनका मानना है कि वे इंसानियत के भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वे इसे ठीक उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि कोड़े मारने को ख़त्म करने से सिर्फ इस अमानवीय और घिनौने अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जिसके लिए पहले ही बहुत कुर्बानियां दी जा चुकी हैं। सबसे बुरे जुर्म को छोड़कर सबसे जुर्मों के लिए पिटाई साफ सजा है, और इसलिए यह स्वाभाविक है, और जो आदमी समझदारी नहीं सुनेगा वह मारपीट के आगे झुक जाएगा। मुझे लगता है कि उस आदमी को शारीरिक सजा देना सही है और सही है जिसके पास कुछ नहीं है, उसलिए उस पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता या उसे जेल नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि उसकी नौकरी जाने से उसके मालिक के फ़ायदे को नुकसान होगा। इसके खिलाफ असल में कोई तर्क नहीं है, सिर्फ इंसान की बेइज्जती के बारे में बातें हैं। यह बातें इस विषय पर काफ़ी साफ सोच से नहीं, बल्कि उस खतरनाक अंधविश्वास से निकलती हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यह एक अंधविश्वास है कि जो इस पूरे मामले की जड़ में है। यह एक लगभग मजाकिया उदाहरण से साबित होता है। कुछ समय पहले कई दशकों के मिलिट्री डिसिप्लिन में बिल्ली की जगह डंडे ने ले ली थी। दोनों ही मामलों में मकसद शारीरिक दर्द देना था, लेकिन बाद वाले तरीके में कोई बेइज्जती नहीं थी और यह सम्मान के लिए बुरा नहीं था। इस अंधविश्वास को बढ़ावा देकर सरकार नाइटली ऑनर के सिद्धांत और इसलिए द्वंद्व युद्ध के सिद्धांत के हाथों में खिल रही थी, जबकि साथ ही वह कानून बनाकर द्वंद्व युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, या कम से कम यह दिखावा कर रही थी कि वह ऐसा करने की कोशिश कर रही है। इसका एक स्वाभाविक नतीजा यह है कि हम पाते हैं कि शक्ति ही अधिकार है सिद्धांत का यह हिस्सा है, जो मध्य युग के सबसे जंगली दिनों से हमारे पास आया है। इस 19वीं सदी में काफ़ी जिंदा है। यह हमारे लिए एक शर्म की बात है। अब समय आ गया है कि इस सिद्धांत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। आजकल किसी को भी कुत्तों या मुर्गों को आपस में लड़ाने के लिए खड़ा करने की इजाज़त नहीं है। कम से कम इंग्लैंड में यह एक सजा का अपराध है। लेकिन इस बेतुके अंधविश्वासी और बेतुके सिद्धांत के कारण लोग अपनी मर्जी के खिलाफ जानलेवा लड़ाई में पड़ जाते हैं, जो हम पर एक जिम्मेदारी डालता है। जैसा कि कोई छोटी सोच वाले समर्थक कहते हैं कि हम किसी भी छोटी बात के लिए एक दूसरे से ग्लैडिएटर की तरह लड़ें। मैं अपने शुद्धतावादियों को सलाह देता हूं कि वे डुअल के बजाय बेटिंग शब्द अपनाएं, जो संभवतः हमें लैटिन शब्द डुएलम से नहीं बल्कि स्पेनिश शब्द डुएलो से आया है, जिसका मतलब है कष्ट, उपद्रव या झुंझुलाहट। वैसे भी हम इस बेवकूफ़ी भरे सिस्टम की हद पर हंस सकते हैं। यह सच में घिनौना है कि यह सिद्धांत अपने बेतुके कोड के साथ राज्य के अंदर तक ताकत बना सकता है। इम्पीरियम या इम्पीरियो एक ऐसी ताकत है जिसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, जो ताकत के अलावा किसी अधिकार को नहीं पहचानती और अपनी रेंज में आने वाले वर्गों पर जुल्म करती है। यह एक तरह की जांच करके जिसके सामने किसी को भी सबसे हल्के बहाने से बुलाया जा सकता है, और वहीं उसके और उसके विरोधी के बीच जिंदगी और मौत के सवाल पर मुकदमा चलाया जा सकता है। वह छिपी हुई जगह है जहाँ से हर बदमाश, अगर वह सिर्फ उसी वर्ग का है, तो सबसे अच्छे और नेक लोगों को धमका सकता है और ख़त्म भी कर सकता है। जो इस तरह जाहिर है उसके लिए नफ़रत की चीज़ें होंगी। हमारे न्याय और पुलिस सुरक्षा की सिस्टम ने इन दिनों सड़क पर किसी भी बदमाश के लिए हम पर हमला करना नामुमकिन कर दिया है। तुम्हारा पैसा या तुम्हारी जान, ऊंचे तबके पर जो बोझ है, उसे ख़त्म करना चाहिए। मेरा मतलब है कि हर पल अपनी जान और हाथ पैर किसी ऐसे इंसान के रहम पर छोड़ देने के लिए तैयार रहना जो अपने शैतानी दिमाग से बदतमीज, बेवकूफ़ या बुरा बर्ताव करता है। यह बहुत बुरा है कि दो बेवकूफ़ जोशीले लड़कों को सिर्फ इसलिए घायल, अपाहिज या मार दिया जाए क्योंकि उन्हें कुछ बातें की थी। राज्य के अंदर इस जालिम ताकत की ताकत और अंधविश्वास की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन लोगों को उनके हमलावरों के बड़े या छोटे रैंक की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से जो उन्हें
एक अलग लेवल पर लेकर जाती थी। अपनी नाइटली ओनर वापस पाने से रोका जाता है। वे अक्सर पूरी पूरी निराशा में सुसाइड करके एक दुखद मज़ेदार अंत तक पहुंच जाते हैं। आप आमतौर पर किसी चीज़ को झूठा और मज़ेदार इसलिए जान सकते हैं क्योंकि अगर उसे उसके लॉजिकल नतीजे तक पहुंचाया जाए तो उसका नतीजा एक उल्टी बात होती है। और यहाँ भी हमारे पास एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक ऑफिसर को लड़ाई में हिस्सा लेने की मनाही है, लेकिन अगर उसे चुनौती दी जाती है और वह बाहर आने से मना कर देता है तो उसे नौकरी से निकाल कर सजा दी जाती है, जैसा कि मैं इस मामले पर हूँ। मुझे और भी साफ साफ कहना है, अपने दुश्मन को बराबर हथियारों से एक ही सही लड़ाई में मारने और उसके लिए घात लगाकर हमले करने के बीच जो जरूरी फ़र्क अक्सर कहा जाता है, वह पूरी तरह से इसका नतीजा है। सच तो यह है कि राज्य के अंदर की ताकत, जिसके बारे में मैंने बात की है, ताकत के अलावा किसी और अधिकार को नहीं मानती। यानी ताकतवर का अधिकार और पूरे नियम के अधिकार के तौर पर भगवान के फैसले को मानते हैं, क्योंकि किसी आदमी को एक सही लड़ाई में मारना यह साबित करना है कि आप ताकत या हुनर में उससे बेहतर हैं। और इस काम को सही ठहराने के लिए आपको यह मानना होगा कि ताकतवर का अधिकार सच में एक अधिकार है। लेकिन सच तो यह है कि अगर मेरा दुश्मन अपना बचाव नहीं कर पाता तो मुझे उसे मारने का मौका तो मिलता, लेकिन किसी भी तरह से हक नहीं। हक नैतिक वजह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी जान लेने में के मेरे क्या इरादे हैं। मान भी लो कि मेरे पास किसी आदमी की जान लेने का काफ़ी मकसद है, तो भी कोई वजह नहीं है कि मैं उसकी मौत को इस बात पर डिपेंड करूं कि मैं उससे बेहतर शूट या फेसिंग कर सकता हूं या नहीं। ऐसे में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसे कैसे मारता हूं, चाहे मैं उस पर सामने से हमला करूं या पीछे से। नैतिक नज़रिए से ताकतवर का हक ज़्यादा काबिल के हक से ज़्यादा पक्का नहीं है। और अगर आप किसी आदमी को धोखे से मारते हैं तो स्किल का इस्तेमाल होता है। इस मामले में ताकत और स्किल दोनों दोनों बराबर सही हैं, और जैसे एक मुकाबले में एक और दूसरा दोनों काम आते हैं, क्योंकि छल तो धोखे का दूसरा नाम है। अगर मैं किसी आदमी की जान लेने में खुद को सही मानता हूँ तो यह मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं सबसे पहले यह देखूं कि क्या वह मुझसे बेहतर शूटिंग या तलवारबाजी कर सकता है, क्योंकि अगर वह ऐसा कर सकता है तो उसने न सिर्फ मेरे साथ गलत किया बल्कि बदले में मेरी जान भी ले ली होगी। रूसो का मानना है कि बेइज्जती का बदला लेने का सही तरीका है अपने हमलावर से लड़ाई करना नहीं, बल्कि उसे मार डालना। हालांकि यह एक ऐसी राय है जिसके बारे में वह इतना सावधान है कि अपनी ईमेल की किताबों में से एक रहस्यमयी नोट में बस मुश्किल से ही बता पाता। इससे पता चलता है कि फिलोसोफर नाइटली ओनर के पुराने अंधविश्वास के कितने असर में था कि वह उस आदमी को मारना सही समझता था जो जो झूठ बोलने पर आरोप लगाता है, जबकि उसे पता होना चाहिए कि हर आदमी और खासकर वह खुद अनगिनत बार झूठ सुनने का हकदार है। जो भेदभाव अपने दुश्मन को मारने से सही ठहरता है, जब तक कि वह खुले मुकाबले में और बराबर हथियारों से किया जाए, तो वह साफ तौर पर ताकत को सच में सही मानता है और लड़ाई को भगवान का दखल मानता है। इटालियन जो गुस्से में आकर वहाँ भी उसे अपना हमलावर मिलता है, उस पर टूट पड़ता है और बिना किसी रिवाज के उसे मार डालता है। कम से कम लगातार उसे स्वाभाविक रूप से काम करता है। ज़्यादा चालाक हो सकता है, लेकिन वह मुकाबला करने वाले से बुरा नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं अपने दुश्मन का मुकाबले में मारने के लिए सही हूँ क्योंकि वह इस समय मुझे मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो मैं जवाब दे सकता हूँ कि यह आपकी चुनौती है जो उसे अपना बचाव करने की ज़रूरत पड़ गई है। और यह है कि आप में सेल्फ डिफेंस का बहाना बनाकर लड़ने वाले मर्डर करने का एक सही बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं इस काम को कानूनी कहावत से सही ठहराऊंगा, क्योंकि दोनों पार्टियां मुझे इस मुद्दे पर अपनी जान देने के लिए आपस में सहमत हैं। लेकिन इस तर्क को यह दिखाकर गलत साबित किया जा सकता है कि घायल वोयलेंस नहीं है, क्योंकि वह नाइटली ओनर का एक जालिम उसूल है।
जिसका बेतुका कोड है, जो कम से कम एक लड़ाके को ज़बरदस्ती खूनी जांच के सामने घसीटता है। मैं नाइटली ओनर के बारे में काफ़ी लंबा चौड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा करने की मेरी अच्छी वजह थी, क्योंकि इस दुनिया में नैतिक और बुद्धिमान महानता का ओगियन अस्तबल सिर्फ फिलोसफी के झाड़ू से ही साफ किया जा सकता है। दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आज की ज़िंदगी में सामाजिक इंतजामों को पुराने ज़माने के इंतजामों से अलग बनाती है। हमारे ज़माने को एक उदास, अंधेरा और डरावना रूप देकर, जिससे पुराना ज़माना ताज़ा, नेचुरल मानव ज़िंदगी की सुबह में पूरी तरह से आज़ाद है। मेरा मतलब है आज का सम्मान और आज की बीमारी। पार नोबाइल ट्रिम, जिन्हें मिलाकर ज़िंदगी के सभी रिश्तों में जहर घोल दिया है, चाहे वे पब्लिक हो या प्राइवेट। इस अनेक जोड़ी में से दूसरी बीमारी का पहली नज़र में जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा है। यह सिर्फ एक शारीरिक बीमारी ही नहीं बल्कि एक नैतिक बीमारी भी है। जब से कामदेव के तरकश में जहरीले तीर मिले हैं, तब से मर्दों और औरतों के रिश्तों में एक अलग करने वाला दुश्मनी बड़ा बल्कि शैतानी तत्व घुस गया है, जिसे जैसे उनके रिश्ते के ताने बाने में डर और अविश्वास का एक खतरनाक धागा यह है इंसानी मेल जोल की नींव को हिला रहा है और इस तरह कमोबेश पूरी ज़िंदगी पर असर डाल रहा है। लेकिन इस विषय पर और बात करना मेरे अभी के मकसद से अलग होगा। इसी तरह का एक असर हालांकि दूसरी तरह से काम करता है ना, नाइटली ओनर के सिद्धांत से होता है। वह गंभीर मजाक है जो पुरानी दुनिया को पता नहीं था, जो आज के समाज को अकड़ू, उदास और डरपोक बनाता है और हमें हर शब्द पर कड़ी नज़र रखने के लिए मजबूर करता है। यह सब कुछ नहीं है। यह सिद्धांत एक यूनिवर्सल मिनोटोर है और अमीर घरानों के बेटों की अच्छी कंपनी, जिनसे यह सालाना कर मांगता है, पुराने ज़माने की तरह सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि यूरोप के हर देश से आती है। इस बेवकूफ़ सिस्टम पर रेगुलर हमला करने का यह सही समय है और मैं अभी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। काश आज के दुनिया में ये दो राक्षस सदी के आखिर से पहले ही गायब हो जाते। उम्मीद करते हैं कि मेडिसिन एक को रोकने का कोई तरीका ढूंढ पाएगी और आइडियल्स को साफ करके फिलोसफी दूसरे को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि सिर्फ हमारे आइडियाज़ को साफ करके ही बुराई को ख़त्म किया जा सकता है। सरकारों ने कानून बनाकर ऐसा करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। फिर भी अगर वे सच में ड्यूलिंग सिस्टम को रोकने के लिए परेशान हैं और अगर उनकी कोशिशों में जो थोड़ी सी कामयाबी मिली है वह सच में सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि वे बुराई से निपट नहीं पाए, तो मुझे ऐसा कानून बनाने की कोई दिक्कत नहीं है जिसकी कामयाबी की मैं गारंटी देने को तैयार हूँ। इसमें कोई खूनी का काम नहीं करे होगा और इसे बिना फांसी या उम्र कैद के लागू किया जा सकता है। यह एक छोटी होम्योपैथिक गोली है जिसका कोई गंभीर असर नहीं होता। अगर कोई आदमी चुनौती भेजता है या लाता है तो कॉर्पोरल उसे गार्ड हाउस के सामने ले जाए और वह वहाँ दिन के उजाले में उसे चिनोइस की तरह डंडे से बाहर मारे। एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर या प्राइवेट को 6 मारे। अगर सच में ड्यूलिंग हुई तो आम क्रिमिनल केस शुरू किया जाना चाहिए। शायद कोई शूरवीर सोच वाला आदमी यह कह सकता है कि अगर ऐसी सजा दी जाती है तो कोई इज्जतदार आदमी शायद खुद को गोली मार लेता, जिस पर मैं जवाब दूंगा कि ऐसे बेवकूफ़ के लिए दूसरों की बजाय खुद को गोली मार लेना बेहतर है। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सरकारें असल में लड़ाई को रोकने के लिए गंभीर नहीं हैं। सिविल अधिकारों और उससे भी ज़्यादा सेना के अधिकारियों को सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को छोड़कर उनकी सेवाओं के लिए बहुत कम पैसे मिलते हैं और यह कमी इज्जत से पूरी होती है जो इसे पता चलती है। टाइटल और ऑर्डर टाइटल और ऑर्डर आमतौर पर रैंक और डिस्टिंक्शन के सिस्टम से द्वंद्व एक तरह के रैंक वाले लोग और एक तरह का बहुत काम का एक्स्ट्रा हॉर्स है। इसलिए उन्हें यूनिवर्सिटी में इसे जान की ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनके साथ होने वाला एक्सीडेंट खून से सैलरी की कमी को पूरा कर देते हैं। पूरी चर्चा होने के लिए मैं यहाँ राष्ट्रीय सम्मान के विषय पर बात करना चाहूँगा। यह देश के समूह में एक यूनिट के तौर पर एक
देश का सम्मान है, क्योंकि अपील करने के लिए कोई कोर्ट नहीं है सिवाय ताकत की कोर्ट के। और, और क्योंकि हर देश को अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए एक देश का सम्मान यह राय बनाने में है, न कि सिर्फ उस पर भरोसा किया जा सकता है उसकी साख, बल्कि यह भी उससे डरना चाहिए कि उसके अधिकारों पर हमले को कभी न अनदेखा किया जाना चाहिए। यह नागरिक और शूरवीर सम्मान का मेल है। 5 धारा प्रसिद्धि। 5 धारा प्रसिद्धि। 5 प्रसिद्धि। दुनिया की नज़रों में जगह के हेडिंग के तहत हमने फेम को रखा है, और अब हमें इस पर विचार करना होगा। शोहरत और इज्जत जुड़वा है, और जुड़वा भी जैसे कैरेक्टर और पोलकस, जिनमें एक नश्वरिया और दूसरा नहीं। शोहरत कुछ समय के लिए मिलने वाले सम्मान का कभी न खत्म होने वाला भाई है। मैं बेशक सबसे ऊंची ऊंची तरह की शोहरत की बात कर रहा हूँ, यानी शब्द के सही और सच्चे मतलब में शोहरत की। सच, क्योंकि सच कहूँ तो कई तरह की शोहरत होती है, जिनमें से कुछ सिर्फ एक दिन तक रह जाती है। सम्मान सिर्फ उन खूबियों से जुड़ा हुआ है उनकी जिनकी उम्मीद हर किसी को एक जैसी परिस्थितियों में की जा सकती है। शोहरत सिर्फ उन खूबियों में से है जिनकी किसी भी इंसान से उम्मीद नहीं की जा सकती। सम्मान उन खूबियों से जुड़ा है जिन्हें हर किसी को खुद में दिखाने का हक होता है। शोहरत सिर्फ उन खूबियों से है जिन्हें दूसरों को देने के लिए छोड़ देना चाहिए। हमारी इज्जत वहीं तक होती है जहाँ तक लोग हमें जानते हैं, लेकिन शोहरत आगे चलती है और जहाँ भी उसे रास्ता मिलता है हमें मशहूर कर देती है। हर कोई इज्जत का दावा कर सकता है, बहुत कम लोग शोहरत का दावा करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ खास कामयाबियों की वजह से ही मिल सकती है। ये कामयाबी दो तरह की हो सकती है, या तो काम या काम। इसलिए शोहरत पाने के दो रास्ते खुले हैं। काम के रास्ते पर बड़ा दिल सबसे ज़रूरी है, काम के रास्ते पर बड़ा दिमाग। दोनों रास्तों के अपने अपने खास फ़ायदे और नुकसान हैं। उनके बीच मुख्य फ़र्क यह है कि काम कुछ समय के लिए होते हैं, जबकि काम बने रहते हैं। किसी काम का असर चाहे चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, थोड़े समय के लिए ही रहता है। लेकिन एक जीनियस काम का एक जीता जागता असर होता है, जो सदियों तक फ़ायदेमंद और अच्छा बनाने वाला होता है। कामों से जो कुछ भी रह सकता है वह बस एक याद है, और वह समय के साथ कमज़ोर और ख़राब हो जाती है। इसलिए हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि वह आखिरकार पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, जब तक कि असल में इतिहास उसे न ले ले और उसने आने वाली पीढ़ियों के सामने फॉसिल में पेश न कर दे। काम अपने आप में अमर होते हैं, और एक बार लिख देने के बाद वह हमेशा ज़िंदा रह सकता है। सिकंदर महान के बारे में हमारे पास सिर्फ नाम और रिकॉर्ड हैं, लेकिन प्लूटो और अरस्तु, होमर और होरेस जिंदा हैं, और आज भी उतने ही सीधे काम में लगे हैं जितने अपने जीवन काल में थे। वेद और उपनिषद उनके वेद और उनके उपनिषद आज भी हमारे पास हैं, लेकिन उस समय के सभी कामों का कोई निशान तक हम तक नहीं पहुंच पाया। और उपनिषद और कामों का एक और नुकसान यह है कि वे होने की संभावना के लिए मौके पर निर्भर करते हैं, और और इसलिए उन्हें जो शोहरत मिलती है वह पूरी तरह से उनकी अंदरूनी कीमत से नहीं, बल्कि उन हालातों से मिलती है जिनसे उन्हें अहमियत और चमक मिली है। फिर कामों की शोहरत अगर युद्ध की तरह पूरी तरह से निजी, तो कम गवाहों की गवाही पर निर्भर करती है, और ये हमेशा मौजूद नहीं है, और अगर होते भी हैं तो हमेशा सही या बिना किसी भेदभाव के देखने वाले नहीं होते। हालांकि इस नुकसान की भरपाई इस बात से होती है कि कामों का फ़ायदा यह है कि वे प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए आम इंसानी समझ के दायरे में आते हैं, ताकि एक बार तथ्य सही ढंग से बताए जाने के बाद तुरंत न्याय हो।
जब तक कि असल में काम के पीछे का मकसद पहले ही ठीक से समझा या सराहा न गया हो। कोई भी काम असल में मकसद के बिना नहीं समझा जा सकता जिसने उसे प्रेरित किया है। कामों के साथ ठीक इसका उल्टा होता है। उनकी शुरुआत इत्तेफाक पर नहीं बल्कि पूरी तरह से उनके लिखने वाले पर निर्भर करती है। और वे अपने आप में और अपने लिए जो भी वे तब तक बने रहे हैं तब तक वे जिंदा हैं। इसके अलावा उन्हें ठीक से आंकने में मुश्किल होती है, जो उन्हें के करेक्टर के बेहतर होने पर और भी मुश्किल हो जाती है। अक्सर ऐसे लोग नहीं होते जो काम को समझ सकें, और अक्सर बिना किसी भाव के भाव या ईमानदारी क्रिटिक के होते हैं। हालांकि उनकी शोहरत सिर्फ एक जज पर निर्भर नहीं करती, वे दूसरे जज के पास अपील करते हैं। दूसरे जज के पास अपील करते हैं। दूसरे जज के पास अपील कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कामों के मामले में सिर्फ उनकी यादें ही आने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती हैं, और वह सिर्फ पारंपरिक रूप से। लेकिन काम ये बातें खुद ब खुद आगे बढ़ती हैं, और जब तक उनके कुछ हिस्से खो नहीं जाते वे उसी रूप में होती हैं जिस रूप में वे पहली बार सामने आई थी। इस मामले में तथ्यों को बिगाड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, और कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसने उन्हें शुरू में नुकसान पहुंचाया हो समय बीतने के साथ ख़त्म हो जाती है। बल्कि अक्सर समय बीतने के बाद ही वे लोग सामने आते हैं जो उन्हें परखने के काबिल होते हैं। असाधारण क्रिटिक जो असाधारण कामों पर फैसला सुनाते हैं और एक के बाद एक अपने भारी फैसले देते हैं। ये सब मिलकर एक पूरी तरह से सही तारीफ बनाते हैं। हालांकि ऐसे मामले भी हैं जहां इसे बनने के सैकड़ों साल लग गए, फिर भी समय का और बीतने का फैसले को पलट नहीं सकता। एक महान काम की शोहरत कितनी सुरक्षित और ज़रूरी होती है। लेखक अपनी शोहरत सुबह देख पाएंगे या नहीं, यह हालत पर निर्भर करता है, और उनका काम जितना बड़ा है और ज़रूरी होगा उनके ऐसा करने की संभावना उतनी ही कम होगी। सेनेका की यह एक बेमिसाल अच्छी कहावत है कि शोहरत काबिलियत के पीछे वैसे ही आती है जैसे शरीर की परछाई, कभी आगे बढ़ती है तो कभी पीछे। और वह आगे कहते हैं कि भले ही आज के लोगों की जलन पूरी दुनिया की चुप्पी से दिखे, लेकिन ऐसे लोग आएंगे जो बिना किसी दुश्मनी या तरफदारी के फैसला करेंगे। इस बात से यह साफ है कि सेनेका के ज़माने में भी ऐसे बदमाश थे जो बुराई को नज़रअंदाज करके अच्छाई को दबाने की कला जानते थे, और बुरे कामों को बढ़ावा देने के लिए अच्छे कामों को जनता के से छिपाते थे। यह कला आज भी अच्छी तरह से समझी जाती है, जो तब और अब दोनों समय चुप्पी की जलन भरी साजिश में दिखाई देती थी। आमतौर पर किसी आदमी की शोहरत जितनी ज़्यादा देर तक टिकने की उम्मीद होती है उसे आने में उतनी ही देर लगती है, क्योंकि सभी बेहतरीन प्रोडक्ट्स को बनाने में समय लगता है। जो नाम आने वाली पीढ़ियों तक रहता है वह ओक के पेड़ जैसा है जो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और जो बहुत थोड़े समय तक रहता है। वह उन पौधों जैसा है जो एक साल में उगते हैं और फिर मर जाते हैं, जबकि झूठी शोहरत एक फंगस जैसी होती है जो एक रात में उगती है और तुरंत खत्म हो जाती है। और क्यों? इस वजह से एक इंसान जितना ज़्यादा आने वाली पीढ़ी का यानी आम इंसानियत का होता है वह अपने समय के लोगों के लिए उतना ही अजनबी होता है, क्योंकि उसका काम उनके लिए नहीं होता बल्कि सिर्फ उनके लिए होता। जहाँ तक वे पूरी इंसानियत का हिस्सा होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके प्रोडक्शन में जाना पहचाना लोकल रंग होता है जो उन्हें पसंद आता है, और इसलिए वह जो करते हैं उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि यह अजीब होता है। जो लोग उस आदमी की ज़्यादा तारीफ करते हैं जो अपने समय से अपने छोटे से समय के हालात या उस पल के मिजाज के हिसाब से काम करता है, उससे जुड़ता है और उसके साथ जीता और मरता है। कला और साहित्य का आम इतिहास दिखता है कि इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कामयाबियों को आमतौर पर शुरू में अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि वे तब तक गुमनाम नहीं रहती जब तक उन्हें किसी बड़े इंटेलिजेंस का ध्यान नहीं जाता, जिनके असर से उन्हें ऐसी जगह पर लाया जाता है जिसे वे फिर इस
तरह मिले अधिकार की वजह से बनाए रखते हैं। इस कारण इसका अगर इसका कारण पूछा जाए तो पता चलेगा कि आखिर में एक इंसान असल में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को समझ और सराह सकता है जो उसके जैसी हो। सुस्त इंसान को वह पसंद आएगा जो उबाऊ हो, और आम इंसान को वही जो आम हो। जिस इंसान के विचार मिले जुले हों उसे विचारों की उलझन अट्रैक्ट करेगी और बेवकूफ़ी उसे पसंद आएगी। जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान को अपना काम पसंद आएगा, क्योंकि वह खुद से पूरी तरह एक जैसा होता है। यह सच एपिचार्मस जितना पुराना है, जिसकी यादत बहुत बहुत अच्छी थी।